हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे हिंदी का टॉपिक आयोगवाह और संधि। आयोगवाह और संधि। आयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग तथा जीवामूल्य और उपधमानीय ध्वनियों को क्या कहते हैं? आयोगवाह। किसको? अनुस्वार को, विसर्ग को या फिर जीवामूल्य और उपधमानीय ध्वनियों को क्या कहते हैं? आयोगवाह। ये संख्या में दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो। हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे अनुस्वार है, अनुसार नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार जो ये एक बिंदु होता है और विसर्ग जो ये दो बिंदु होते हैं को ए के साथ, ए के ऊपर ये बिंदु लगा के अंग बना दिया जाता है और ए के साथ ही ये दो बिंदु लगा के एह बना दिया जाता है, यानी कि विसर्ग लगा के अंग ए लिखा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण के समान स्वरों की सहायता से होता है। देखो, व्यंजन भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और ये अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के साथ रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? स्वरों के साथ। परंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है। स्वरों के साथ रखा गया है लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है। एक बिंदु अनुस्वार तथा दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं, यानी कि जो ये एक बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार, और इसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग। आयोगवाह के उच्चारण से पूर्व क्या आता है? स्वर आता है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के साथ रखा गया है, क्योंकि ये स्वरों के भी और व्यंजनों के भी दोनों के बीच में मध्य में होते हैं, इसलिए इनको किसके साथ रखा गया? स्वरों के साथ। अनुस्वार ए के ऊपर बिंदु अंग, यानी कि अनुसार ए के ऊपर बिंदु अंग लगा कर क्या बनाया जाता है? अनुस्वार। और हिंदी में उसी वर्ग में पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये संकल्प है तो यहाँ पे ये क ख घ घ अंग है, यानी कि पंचम शब्द कौन सा होता है? ये देखो, ये हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे ये व्यंजनों में ये पंचम शब्द, ये पांचों शब्द किसका काम करेंगे? अनुस्वार का ही काम करेंगे। ये क्या है? क ख घ घ ञ, ये अण, ये न और ये मैं, तो ये अनुस्वार का काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पहले वाला ञ है, क ख घ घ ng, तो यहाँ पे ये अंग है, ये किसका काम करेगा? संग, अंग का काम करेगा। यहाँ पे ये भी संचय, न संतान, संबोधन में यहाँ पे मैं की जगह भी क्या आएगा? अंग। यानी कि जो ये लास्ट वाले पांचवें व्यंजन होते हैं जो पंचम अक्षर होते हैं वो किसका काम करेंगे? अनुस्वार का। य र ल व स है से पहले भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। किससे पहले होता है अनुस्वार का प्रयोग? य से पहले, र से पहले, ल से पहले, व से पहले, स से पहले, स और है से पहले। य र ल व, ये जो हमारे ये जो 8 वर्ण है, यानी कि ये जो 8 व्यंजन है, इनसे पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे संयम आ गया, संरक्षण, यहाँ पे भी य से पहले आया है, यहाँ पे र से पहले आया है, यहाँ पे व से पहले, यहाँ पे श से पहले और यहाँ स से पहले और यहाँ पे है से पहले। जिन शब्दों में भिन्न नासिक व्यंजन अथवा किसी पंचम अक्षर का द्वितीय है, जिन शब्दों में भिन्न नासिक व्यंजन तथा अथवा किसी पंचम अक्षर का द्वितीय है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है? शब्दों में भिन्न नासिक व्यंजन, भिन्न या तो भिन्न नासिक यानी कि नासिक व्यंजन हो और पंचम अक्षर हो तो दो बार वहाँ पे अनुस्वार, यानी कि दो बार अगर हम एक यहाँ पे देखो नासिक व्यंजन आ जाए और पंचम अक्षर आ जाए तो वहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम वही पंचम अक्षर ही लिखेंगे। जैसे जन्म, न और मैं दोनों इकट्ठे आ गए हैं पंचम अक्षर, तो यहाँ पे हम न को ऊपर अनुस्वार में नहीं लिखेंगे, आधा न ही यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे मैं न आ गया तो दोनों पंचम अक्षर है, इसलिए हम मैं को हम यहाँ पे अनुस्वार नहीं लिखेंगे, आधा मैं ही लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे वाग्म्य, उन्नति, न भी 2 बार आ गया है, संपत्ति, यहाँ पे ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे संपत्ति है, इसके साथ दूसरा पंचम अक्षर नहीं, इसलिए ये क्या बन गया, अनुस्वार। लेकिन यहाँ पे 2 पंचम शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पे ये अनुस्वार नहीं बना। ओके, यहाँ पे भी ये अनुस्वार नहीं बना, दोनों पंचम शब्द है, और यहाँ पे भी अनुस्वार नहीं बना, लेकिन यहाँ पे यह पंचम शब्द नहीं है। ओके, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये रूल को फॉलो कर रहा है। आगे है विसर्ग में ए के पीछे 2 बिंदु होते हैं। किसके पीछे होते हैं, ए के। इसका उच्चारण ए घोष है व्यंजन के समान होता है। किसके, है व्यंजन के समान होता है, ए तो पीछे है बोला जाता है। विसर्ग का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में, हिंदी में आए तत्सम शब्दों में ही होता है। किसमें, तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किया, यानी कि संस्कृत वाले ऐसे शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वतः, अतः, प्राय, मनस्थिति, दुखानुभूति, ये संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किए गए हैं। विसर्ग का संधि रूपों में बहुत महत्व है। जो विसर्ग है उनका संधि रूपों में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे देखो ये अनुस्वार के शब्द हैं। अंग से टंकार, अंग से यहाँ पे अंग हो गया, ये अनुस्वार है। अंक हो गया, अनुस्वार है। कंचन अनुस्वार, इसमें ये जो बिंदी है ये अनुस्वार है। यहाँ पे टंकार, डंडा, तंत्र, नंदन, ये सारे के सारे अनुस्वार वाले शब्द हैं। और यहाँ पे विसर्ग वाले अंतःकरण, और यहाँ पे अंतःपुर, अंतःपूजा, ये सारे विसर्ग वाले शब्द हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा जान लिया है कि अयोगव्य क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि संधि क्या होती है। संधि व्यवस्था, संधि का सामान्य अर्थ क्या है, मिलना या जुड़ना। क्या है, मिलना या जुड़ना। लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही क्या है, संधि। अब यहाँ पे आपको वर्णों का पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो देखो जो ये हमारे स्वर और व्यंजन हैं, ये जब अलग अलग लिखे होते हैं, जैसे कि ये क है तो क्या है, एक वर्ण है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तट लिख दें, 2 वर्णों को एक साथ लिख दें तो क्या बन जाएगा, शब्द। और जब हम शब्दों को मिला के वाक्य बना देंगे, शब्दों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वाक्य। क्या बन जाएगा, वाक्य। तो यहाँ पे संधि क्या होगी, 2 वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार यानी कि बदलाव, विकार क्या होता है, बदलाव, विकार सहित मेल होता है, उसे क्या कहते हैं हम, संधि। जैसे परमात्मा है तो ये परम प्लस आत्मा, यहाँ पे मैं के साथ क्या है, ए, क्योंकि कोई भी व्यंजन हो वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, नहीं तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या आया हुआ है, इसके साथ यहाँ पे ए आया हुआ है, इसलिए परम प्लस में आत्मा ए के साथ आ गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये परमात्मा। अब संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वरों के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है। स्वरों के बाद स्वर, किसके बाद, स्वरों के बाद स्वर आते हैं, तो उसके कारण जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन से जो मेल होता है, परिवर्तित होके जो एक शब्द बनता है, स्वरों के बाद स्वर आने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्वर संधि। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, विद्या प्लस में आल्य, विद्यालय, गण प्लस में इस, गणेश। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसमें परिवर्तन आया है। वेद प्लस में अंत, वेदांत। तो ये परिवर्तित रूप होके इन दोनों वर्डों को थोड़ा सा परिवर्तित करके हमने एक वर्ड बना दिया है।
यानी कि विकार सहित मेल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? विकार सहित मेल। अब स्वर संधि के प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब स्वर संधि समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो वावल्स हैं इनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वर यहाँ पे हमारे कितने हैं? ये 11 हैं। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था आयोगवा में कि जो अंग है और ये है अंग और है ये विसर्ग और अनुस्वार, यानी कि ये अनुस्वार और ये विसर्ग क्या होते हैं? ये स्वरों में शामिल नहीं होते। ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ये कैसे लेके है तक हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। और यहाँ पे इस लाइन को हम कवरग, इसको चवरग, इसको टवरग, इसको तवरग और इसको पौरग, यानी कि यहाँ पे 5 वर्ग हैं। ये कितने वर्ग हैं? ये 5 वर्ग। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है। ये हमारा पंचम वर्ग है। ये वर्ग का पहला स्थान है, ये वर्गों का दूसरा स्थान है, ये वर्गों का तीसरा स्थान है, ये वर्गों का चौथा स्थान है। तो चलो देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखो दीर्घ संधि किससे कहते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था दीर्घ संधि स्वर संधि में, तो ए आ के बाद ए आ ही आएगा, कोई और स्वर नहीं आएगा। ए आ के बाद ए आ ही आएगा, तो क्या बन जाएगा? वो आ लास्ट वाले में बदलेगा। किस में बदलेगा? लास्ट वाले में। जैसे 100 प्लस में अधीन, यहाँ पे भी वह के साथ ए है और यहाँ पे भी, क्योंकि ये वह प्लस ए जुड़ के हमारा क्या बन जाता है? वह। क्या बन जाता है? वह। यहाँ पे वह प्लस में ए जुड़ के क्या बन गया? वह। 100 प्लस में अधीन क्या बन गया? स्वाधीन। ई के बाद ई और बड़ी दोनों, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ई के बाद अगर ई ही आए तो क्या बन जाएगा? ई, यानी कि बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ी। छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर ये दोनों ही आ जाए, दोनों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि बड़ी ई है तो उसके सब बाद बड़ी ई आएगा, छोटी ई हो उसके बाद बड़ी ई आ जाए, या छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए, यानी कि इन दोनों के बाद इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो क्या बन जाएंगे? बड़ी ई। जैसे हरी प्लस में ई, यहाँ पे छोटी ई के बाद बड़ी ई आई है, तो ये यहाँ पे देखो बड़ी ई में चेंज हो गया, ये बड़ी ई की मात्रा है। ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ ही आए, इन दोनों में से, इनके बाद इन दोनों के बाद इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो वो किस में बदल जाएंगे? बड़े ऊ में। किस में बदल जाएंगे? बड़े ऊ में। जैसे सु प्लस में उक्ति, तो सुक्ति। देखो यहाँ पे ये छोटे ऊ की मात्रा किस में चेंज हो गई है? बड़े ऊ में। यानी कि दीर्घ संधि में आपको क्या मिलेगा? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि बड़ी की मात्रा मिलेगी या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी या फिर आ की मात्रा मिलेगी दीर्घ संधि में। कहाँ पे? दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में हमें ये 3 चीज मिलेंगी, और ये 3 चीज जो हमारी ये स्वरों की पहली लाइन है, इससे रिलेटेड है हमारी दीर्घ संधि। ए आ के बाद ए आ ही आएंगे, ई के बाद ई आएंगे और ऊ के बाद ऊ ही आएंगे। ठीक है। अब देखो, अब है हमारी गुण संधि। गुण संधि में अब ए आ के बाद ई आए तो किस में बदल जाएंगे? ए में। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। आ के बाद ऊ आए तो किस में बदलेंगे? ओ में। जैसे वीर प्लस में उचित, वीरोचित। ए आ के बाद अगर री आए तो किस में बदल जाएगा? अर में। जैसे महा प्लस में ऋषि, महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसमें या तो ए की मात्रा मिलेगी या फिर ओ की मात्रा मिलेगी, या फिर यहाँ पे पूरे शब्द के बाद ऊपर आधा रे मिलेगा। व्यंजन पूरा होगा, आधा नहीं होगा, यहाँ पे आधा वर्ण नहीं होगा, पूरे वर्ड के साथ, क्योंकि इसके साथ ए मिल जाएगा। ये मह, यानी कि ऐसे मह, और ये रै ऊपर लग जाएगा, क्योंकि ये रै क्या है? आधा। तो ये ए है के साथ मिलके पूरा है हो गया, यानी कि अर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? अर। तो महर्षि, यानी कि पूरे वर्ण के साथ
पूरे वर्ण के बाद आधा रह मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरे वर्ण के बाद आधा रह। तो गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आधा रह मिलेगा। ये पहचानने की एक ट्रिक है। यहाँ पे पहचानने की क्या ट्रिक है? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ऊ की मात्रा मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ए और आ के बाद किसकी बात हो रही है? ए और आ के बाद ई ऊ और री आया है। क्या आया है? ई ऊ और री, यानी कि ए और आ के बाद ये आया है तो किस में परिवर्तन हुआ है? ए आ के बाद ही ये आया तो किस में परिवर्तित हुआ है? ए आ के बाद री आया तो किस में? यानी कि ये आया है तो हम किस में बदलेंगे इसको? किस में बदलेंगे? ए में। और अगर ऊ आया तो किस में बदलेंगे? ओ में। किस में बदलेंगे? ओ में। देखो ए की मात्रा, ओ की मात्रा। और अगर री आ जाए तो आधे रह में, यानी कि ए और आधे रह में बदल देंगे। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ही यहाँ पे जो ये स्वरों की दूसरी लाइन है, ए आ के बाद अगर ए आई आ जाए और ओ औ आ जाए, ए आई और ओ औ, ए आई और ओ औ आ जाए, ए आई आ जाएगी तो आई, ओ औ आ जाएगा तो औ। और इसकी पहचान क्या है? जब भी हम संधि करेंगे तो आई की मात्रा और औ की मात्रा मिलेगी। जैसे 1 + 1 एकक, महा प्लस में ओज महोज। तो यहाँ पे देखो आई की और ओ की मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो ये इसको पहचानने की ट्रिक है कि वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा आएगी। तो देखो यहाँ पे ए आ के बाद ए आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ आया है। और यहाँ पे ए आ के बाद, और यहाँ पे भी ए आ के बाद, ए आ के बाद यहाँ पे पहली लाइन और यहाँ पे ए आ के बाद स्वरों की दूसरी लाइन आई है। यहाँ पे आ की, बड़ी की, बड़े की मात्रा है, यहाँ पे ए की, ओ की और अर है, और यहाँ पे आई और औ की मात्रा है। अब यण संधि में देखो, यण संधि में देखो ई के बाद ई को छोड़कर अगर ई आ जाएगा तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन हम ई को नहीं लेंगे। ई के बाद ई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो ई किस में बदल जाएगा? य में। किस में बदल जाएगा? य में। जैसे नी प्लस में उन, नयुन। ऐसे ही ऊ के पास ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ किस में बदल जाएगा? वै में। जैसे वधु प्लस में एषण, वधवेषण। तो देखो ये जो ऊ की मात्रा थी ये किस में बदल गई है? ये वै में बदल गई है। किस में बदल गई है? वै में। और ये ए की मात्रा ऊपर लग गई है। आगे देखो री को छोड़ के, री के बाद री को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो वो रै में बदल जाएगा। जैसे पितरी प्लस में आ गया, पित्र आ गया। अब इसकी पहचान क्या है? देखो इसमें य आया है और वै आया है। संधि करते टाइम य और वै या फिर रै जुड़ा है। क्या जुड़ा है? रै। यानी कि य, वै और रै। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे इनसे पहले जो वर्ण यूज हुआ है वो आधा आया है। जैसे आधा तय और आधा रै जुड़ के क्या बन गया है? तरह। क्या बन गया है? तरह। ओके, यहाँ पे आधा रै और आधा तय और आधा रै जुड़ के क्या बन गया है? तरह। और यहाँ पे देखो ये ध क्या बन गया है? आधा। ध क्या बन गया है? आधा। और न भी क्या बन गया है? आधा। तो इसकी पहचान क्या है यण में कि यह और वैस और रै से पहले, किससे पहले? य से, वै से और रै से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। क्या आएगा? आधा वर्ण। यण में य, वै और रै आते हैं। क्या आते हैं? य, वै और रै, और इनसे पहले क्या आता है? आधा वर्ण। क्या आता है? आधा वर्ण। आयाधी संधि। आयाधी संधि में जैसे अब व्यंजनों की जो दूसरी लाइन है उसमें ए आई और ओ औ लेंगे। क्या लेंगे? ए आई और ओ औ। तो ए आई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो ए तो बदल जाएगा आय में और आई बदल जाएगा आय में। और ओ औ में ओ औ को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो ओ बदल जाएगा औ में, औ बदल जाएगा आओ में। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ने प्लस अन, ए को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नयन। तो ये यहाँ पे आए,
आय में बदल गया है। किस में बदल गया है? आय में, क्योंकि ए न के साथ है। नई प्लस में अक क्या हो गया? नायक। यहाँ पे किस में बदल गया? आय। किस में बदल गया? आय में। यहाँ पे देखो भो प्लस में अन क्या बन गया? भवन। किस में? ओ किस में बदल गया? वै में। यहाँ पे ए आई किस में बदल गया है? य में। पो प्लस में अक पावन, तो ये दोनों किस में बदल रहे हैं? य और वै में। लेकिन यण संधि में भी य और वै आया था, तो दोनों में अंतर क्या है? यण संधि में य और वै से पहले क्या आए हैं? इनमें आधे आधे वर्ण आए हैं। क्या आए हैं? आधे आधे वर्ण आए हैं। लेकिन जो हमारी अयाधी संधि है इसमें य और वै से पहले आधे वर्ण नहीं आए हैं, पूरे वर्ण आए हैं। क्या आए हैं? पूरे वर्ण। ओके, तो ये एक ट्रिक है कि हम स्वर संधि में कैसे पहचाने कि कौन सी दीर्घ है कौन सी। तो दीर्घ में आ, ई और ऊ की मात्रा मिलेगी। गुण में ए, ओ और अर की मात्रा यानी कि आधा रै मिलेगा। वृद्धि में ए, आई और औ की मात्रा। यण में य और वै से य वै और रै से पहले आधे वर्ण मिलेंगे और अयाधी में य वै से पहले पूरे वर्ण मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो पहली तीन है दीर्घ, गुण और वृद्धि। पहली में दीर्घ में ए आ के बाद ए आ, ई के बाद ई ऊ के बाद ऊ। गुण में ए आ के बाद ई ऊ और री यानी कि पहली लाइन आती है। और वृद्धि में ए आ के बाद दूसरी लाइन आ गई है। यण में पहली लाइन की बात हो रही है स्वरों की और अयाधी में स्वरों की दूसरी लाइन की बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्वर संधि के कुछ और रूप हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पररूप संधि। हिंदी शब्दों में कहीं कहीं ए और आ के बाद ए या औ आ जाने पर ए या औ आ जाने पर देखो यहाँ पे ए या आ बाद वाले ए या औ में मिलकर, बाद वाला जो ए या औ है उसमें मिलकर एक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पररूप संधि। जैसे यहाँ पे ए प्लस ए क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बाद वाले में बदल जाते हैं। यहाँ पे देखो सांप प्लस में एरा क्या हो गया? सपेरा। क्या हो गया? सपेरा। यानी कि जो ये आ था ये इस ए में चेंज होके ए में ही बदल गया है। यहाँ पे देखो मामा प्लस में एरा क्या हो गया? ममेरा। क्या हो गया? ममेरा। यानी कि ये दोनों आ यहाँ से खत्म हो गए हैं। आगे वर्ण आगम संधि। कुछ शब्दों में समास होते हुए प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्थित, प्रथम जो पद होता है उसके अंतिम वर्ण में स्थित ए का आ हो जाता है। यानी कि जैसे इसमें फट, यहाँ पे ए है लेकिन इसके साथ जोड़ेंगे तो ये ए आ में बदल जाएगा। जैसे फटाफट, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई है, तो इसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। यानी कि कोई नया वर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है? नया वर्ण आ जाता है। लघु भाव संधि। प्रत्यय जोड़ने अथवा समस्त पद बनाते समय आ को क्या हो जाएगा? ए। ई को क्या हो जाएगा? ऊ। ए को क्या हो जाएगा? ई। और ओ को क्या हो जाएगा? ऊ। इसको क्या कहेंगे हम? लघु भाव संधि। क्या कहेंगे? लघु भाव संधि। जैसे आ को क्या होता है? ए। जैसे काठ प्लस में पुतली क्या हो गया? कठपुतली। यहाँ पे ये जो आ था ये यहाँ से ए में परिवर्तित हो गया। कान प्लस कटा तो क्या हो गया? कन कटा। ओके, अब आगे है व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, तो इनके आने पर जो विकार सहित मेल होता है, विकार यानी कि परिवर्तित हुआ रूप, विकार सहित जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे दिक प्लस में अंबर क्या हो गया? दिगंबर। यहाँ पे व्यंजन आया है और यहाँ पे स्वर आया, तो ये दिगंबर एक व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है। जैसे यहाँ पे देखो सत प्लस में जन, यहाँ पे जन, यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो ये सज्जन हो गया। लेकिन यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर आया है तो भी ये व्यंजन संधि है, और जब व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, सॉरी स्वर नहीं, जैसे यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर आया है तो भी ये व्यंजन संधि है, और यहाँ पे देखो व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो भी ये व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि को डिटेल से पढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो व्यंजन संधि के रूल। यहाँ देखो कै चै टै तै पै के बाद कोई स्वर आ जाए, स्वर का सबको पता है, कोई स्वर आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य रै लै य रै वै और है में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो कै किस में बदल जाएगा, गै में, चै झै में, टै डै में, तै दै में, पै बै में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये पहले वर्गों के पहले वर्ण हैं। ओके, इन पहले वर्णों के बाद ये स्वर आ जाए, स्वरों के बाद इन्होंने कहा है तीसरा और चौथा वर्ण, तो ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये तीसरा वर्ण आ जाए, ये चौथा वर्ण आ जाए, पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये स्वर आ जाए, या फिर ये आ जाए, रै आ जाए और वै आ जाए और है आ जाए, वै है और ये रैल, ये रै वै है, ये चार व्यंजन, और इसके ये तीसरे, इसके ये चौथे, और ये स्वर आ जाए तो ये तीसरे में चेंज हो जाएंगे, वर्ग के तीसरे में, यानी कि ये वर्ग का पहला वर्ण है तो वर्ग का पहला वर्ण किस में चेंज हो जाएगा, वर्ग के थर्ड वर्ण में, यानी कि कै घै में चेंज हो जाएगा, चै झै में चेंज हो जाएगा, टै ढै में चेंज हो जाएगा, तै दै में चेंज हो जाएगा और पै भै में चेंज हो जाएगा, बै में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे पै बै में चेंज हो रहा है, तै दै में चेंज हो रहा है, और टै डै में चेंज हो रहा है, चै झै में चेंज हो रहा है, कै घै में चेंज हो रहा है। कै किस में चेंज हो रहा है, घै में, चै झै में, टै ढै में, तै दै में और पै भै में। तो देखो यहाँ पे दिगंबर, यहाँ पे बै दिगंबर गै में चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे चै अच प्लस में अंत, यहाँ पे ये जै में चेंज हो गया है। तो ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको अच्छे से देख लेना। आगे दूसरा रूल देखो, दूसरे रूल में कै चै टै तै पै के बाद मैं या न हो तो, मैं या न हो तो, मैं या न हो तो कै किस में बदल जाएगा, कै खै घै घै घै, कै खै घै घै अंगै। चै किस में बदल जाएगा, य में, टै किस में बदल जाएगा, अणै में, तै किस में बदल जाएगा, नै में, पै किस में बदल जाएगा, मै में। देखो यहाँ पे ध्यान से वर्ण, यहाँ पे देखो कै चै टै तै पै के बाद मैं या न हो, यानी कि देखो यहाँ पे ये जो कवरग चवरग यानी कि जो ये वर्गों के पहले वर्ण हैं, इनके बाद अगर न और मैं आ जाए तो ये अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, पांचवें में, यानी कि कै अंगै में बदल जाएगा, चै य में बदल जाएगा, टै अणै में बदल जाएगा, तै नै में बदल जाएगा, पै मै में बदल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले रूल में तीसरे में बदल रहे थे, दूसरे रूल में ये अपने पांचवें वर्ण में बदल रहे हैं। अब तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल है तय वाला। तय के बाद चै और छ हो, तय के बाद ये तय है, तय के बाद चै और छ हो, चै और छ हो तो तय को चै हो जाता है। क्या हो जाता है, तय को चै, क्या हो जाएगा, चै छ हो तो चै, क्या हो जाएगा, चै। जैसे उत प्लस में चारण, क्या हो गया, उच्चारण। तय किस में बदल गया, चै में। तय के बाद जै या झै हो तो तय को हम किस में बदलेंगे, झै में, यानी कि झै झै तो पहले वाले में बदल लेंगे, दूसरे वाले में नहीं बदलेंगे, पहले वाले में। जैसे तत् प्लस में जनित, क्या हो गया, तत्जनित, क्या हो गया, तत्जनित। ये और एग्जाम्पल है, इनको आप पढ़ लेना। थर्ड रूल है तय का ही। तय के बाद तय ठय हो तो तय को किस में बदलेंगे, टै में। किस में बदलेंगे, टै में। तत् प्लस में टीका, तत्टीका, क्या हो गया, तत्टीका। तय के बाद ढै या ढै हो तो तय को हम किस में बदलेंगे, ढै में। तो उत प्लस में डयन, क्या हो गया, उड्डयन, क्या हो गया, उड्डयन। तय के बाद लय हो तो तय को हम किस में बदल देंगे, लय में। किस में बदल देंगे, लय में।
जैसे यहाँ पे उत प्लस में लास उल्लास, तो ये वाला तय किस में बदल गया, लय में। किस में बदल गया, लय में। तय के बाद स हो तो तय को हम किस में बदलेंगे, च में, और जो स है उसको किस में बदल देंगे, छ में। किस में बदल देंगे, छ में। तो देखो यहाँ पे ये देखो उत प्लस में शिष्ट, तो तय हमारा हो गया च और स हमारा हो गया छ, उच्छिष्ट। क्या हो गया, उच्छिष्ट। तय के बाद है हो तो तय को हम किस में बदलेंगे, द में, और है को किस में बदलेंगे, ध में। तय छोटा द हो जाएगा और है क्या हो जाएगा, बड़ा द। जैसे कि यहाँ पे देखो सत प्लस में शास्त्र, यहाँ पे ये चेंज कर लेना, इसका रूप परिवर्तित होके ये है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, और इसका रूप परिवर्तित होके ये है, यानी कि इसकी संधि ये है और इसकी संधि ये है। सत प्लस में शास्त्र क्या हो गया, सच शास्त्र। और उत प्लस में हरण क्या हो गया, उदाहरण। उत प्लस में हरण क्या हो गया, उदाहरण। देखो ये है वाला, ये इस वाला एग्जाम्पल है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर नीचे हो रखे हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लो, उत प्लस में हार उद्धार, यहाँ पे तय छोटे ध में और है बड़े ध में बदल गया है। तो यहाँ पे तय के कई रूल बनते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से पहले च छ के साथ, फिर झ झ के साथ, फिर ट ठ के साथ, फिर ढ ढ के साथ, फिर ल के साथ, और उसके बाद स के साथ है, और उसके बाद है के साथ है। तो यहाँ पे ये इतने सारे रूल तय के बनते हैं। मैं के बाद यदि कोई स्पर्श क से मैं तक, क से मैं तक, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण हो तो मैं को उसी वर्ग का क्या बना देंगे, पांचवा अक्षर बना देंगे। क्या बना देंगे, पांचवा अक्षर। मैं के बाद क से लेके मैं तक कोई भी व्यंजन आ जाए, क से लेके मैं तक, तो उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, वो पांचवा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखो संपूर्ण, यहाँ पे प वर्ग से आया है ये, तो प फ भ भ मैं, तो यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें में, संपूर्ण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण। यहाँ पे सम प्लस में कल्प, संकल्प। सम प्लस में तोष, संतोष। क्या हो गया, संतोष। तय का पांचवा क्या होता है, न। तो यहाँ पे मैं की साउंड किसकी आ रही है, न की। किसकी आ रही है, न की। और यहाँ पे देखो सम प्लस में च, संचय, तो च का पांचवा वर्ण य होता है, तो यहाँ पे य की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, य की। आगे मैं के बाद अंतस, यानी कि य र ल व, यानी कि मैं के बाद वाले ये चार, य र ल व और ऊसम हो, अंतस्थ हो और ऊसम हो, तो वर्ण हो तो मैं को सदैव हम किस में बदलेंगे, अनुस्वार में ही बदलेंगे। किस में बदलेंगे, अनुस्वार में। यानी कि मैं का रूप परिवर्तित होकर अनुस्वार में ही आएगा। किस में आएगा, अनुस्वार में। सम प्लस में लगन संलग्न, देखो इसमें भी अनुस्वार में बदल रहा है, इसमें भी। बस इसमें बोलते टाइम हमारी साउंड चेंज हो रही है, बोलते टाइम क्या हो रहा है, साउंड चेंज हो रही है। यहाँ पे सम प्लस में लगन संलग्न, सम प्लस में यम संयम। ठीक है, तो मैं किस में चेंज हो रहा है, अनुस्वार में चेंज हो रहा है। अब री, रे और स के बाद न हो तो न किस में बदल जाता है, अण में। किस में बदल जाएगा, अण में। भले ही उनके बीच में किसी भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार आदि का व्याधान भी क्यों न हो, यानी कि कोई भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार भी आ जाए तो भी वो किस में बदलेगा, अण में। जैसे भूस प्लस में अन, क्या हो गया, ये स के बाद क्या आया है, न आया, भले इसके बीच में स्वर आ गया है, तो ये अण में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, अण में। भूषण। ऋण प्लस में न, ऋण। यहाँ पे राम प्लस में अयन, तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे एक स्वर, एक व्यंजन आ गया है, लेकिन ये जो न है किस में बदला है, अण में। किस में बदला है, अण में, क्योंकि यहाँ पे र के बाद आया है ये न। किसके बाद आया है, र के बाद। छ से पूर्व कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में अथवा छ से पहले
च जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? च। छ से पूर्व कोई भी स्वर हो तो दोनों के बीच में क्या जुड़ जाता है? च। कोई भी स्वर हो छ से पहले, जैसे छ से पहले यहाँ पे छोटी ई आया है तो छ से पहले यहाँ पे क्या जुड़ गया है? आधा च। परि प्लस में छेद, परिच्छेद। वट प्लस में छाया, यहाँ पे ए आ गया है तो वट छाया, यहाँ पे भी च जुड़ गया है। स से पहले यदि ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो, स से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो तो स को क्या बन जाएगा? श। जैसे वी प्लस में सम, विषम, वी प्लस में सम, विषम। शु प्लस में सुसुप्ति, सुषुप्ति। शु प्लस में सुप्ति, सुसुप्ति। तो देखो ये जो स सपेरे वाला है ये स षटकोण में चेंज हो गया। हर्षव जो बोलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जैसे ई हो गया, ऊ हो गया। हर्षव ई ऊ स्वर के बाद आने वाले र से परे, आने वाले इनके बाद जो र आता है उनसे परे यदि र हो तो स्वर को हम दीर्घ होकर पहले का र लोप हो जाता है। स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ में, यानी कि ई बड़ी में बदल जाएगा, ऊ बड़े ऊ में बदल जाएगा और र का क्या हो जाएगा? लोप। जैसे निर प्लस में रव, तो देखो यहाँ पे ई के बाद ये र आया और इससे दूसरी साइड भी र आया तो ये एक र यहाँ से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? दीर्घ, यानी कि छोटी ये बड़ी में बदल जाएगी। नीरव, क्या हो गया ये? नीरव। इसके अतिरिक्त हिंदी में भी अपने कुछ व्यंजन संधि के नियम हैं जो इस प्रकार है। य का लोप है, जैसे कि प्लस में ई तो यहाँ पे की, दी प्लस में ई दी, पी प्लस में ई पी। तो ये कुछ नियम और है का भी लोप हो जाता है, यह प्लस ही यही, यहाँ प्लस ही यहीं। बै प्लस है को कैसे करते हैं? बड़े भै में बदल देते हैं, अब प्लस ही अभी। ऐसे ही एक हमारी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से पहले और बाद में दोनों ओर ए होने पर विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ। यानी विसर्ग के दोनों ओर ए होगा तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में। जैसे यहाँ पे देखो मन प्लस में अनुकूल, क्या हो गया ये? मनो अनुकूल। क्या हो गया? मनो अनुकूल। दोनों साइड में आया है विसर्ग, से पहले भी आया है विसर्ग के बाद भी, तो ये किस में बदल गया? ओ में। किस में बदल गया है? ओ में। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि ये तीनों, ये और ये, यानी कि ये लाइन, ये इतने, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो विसर्ग के बाद, पांचवा वर्ण होने पर विसर्ग को ओ में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ओ में। मन प्लस में जय, मनोज, तो विसर्ग किस में बदल गया है? ओ में। किस में बदल गया? ओ में, क्योंकि ये वर्ण का तीसरा, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। विसर्ग के बाद यह र ल व है होने पर विसर्ग को किस में बदल देंगे? ओ में। मन प्लस में रंजन, मनोरंजन, यह र ल व होगा तब भी किस में बदल जाएगा? ओ में। विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या र ल व होने पर कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को हम किस में बदलेंगे? र में। किस में बदलेंगे? र में। यानी कि जो ये ऊपर तीन नियम आए हैं इनको छोड़ के कोई और वर्ण आ जाए, इन तीनों नियमों को छोड़ के कोई भी वर्ण आ जाए। देखो ये ऊपर वाले तीनों वर्णों की बात हो रही है यहाँ पे। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, देखो यहाँ पे है, ये र ल व वाला यहाँ पे है, यानी कि इसको छोड़ के और इस रूल को छोड़ के दूसरे वर्ण आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में। दो प्लस में उपयोग, क्या हो गया? दुरुपयोग, तो विसर्ग किस में बदल गया? र में। ऊ की हमने यहाँ पे क्या लगा दिए? मात्रा। निरा प्लस में आकार, निराकार। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होने पर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होने पर नी प्लस में झर, निर्झर। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होने पर किस में बदल जाएगा? वो र में। जैसे नी प्लस में झर, निर्झर। पुनः प्लस में निर्माण, पुनर्निर्माण। विसर्ग के बाद यह र ल व होने पर यह आ जाए, र आ जाए, व आ जाए, है आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा? र में बदलेगा। नी प्लस में विकार, निर्विकार।
विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग को किस में बदलेंगे, स में। च छ होगा तो स में, ट ठ होगा तो श में, और त थ होगा तो स में। जैसे दो प्लस में चरित्र, दुष्चरित्र, च छ हो गया, यहाँ पे च छ आ गए तो स सलजम वाला। और अगर ट ठ आएंगे, जैसे यहाँ पे ट आ गया तो स षटकोण, और त थ आएंगे तो स स्पेरा। ओके। नी और दू के बाद क ख या प फ हो तो उसके विसर्ग को हम किस में बदलेंगे, स षटकोण में। क ख हो या प फ हो, क ख हो या प फ हो तो हम षटकोण वाला स बना देंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, नी प्लस में पाप निष्पाप। विसर्ग के बाद यदि स हो तो विसर्ग हो तो विकल्प के विसर्ग को भी क्रमशः स या स ही हो जाता है। तो विसर्ग भी किस में बदल जाता है, स में ही बदल जाएगा। अगर स होगा तो स में, और ये वाला स होगा तो इस स में, यानी कि डबल हो जाएगा। जैसे दो प्लस में शासन, दुशासन, दुशासन, क्रम से किस में बदल जाएंगे, स और स में ही बदल जाएगा क्या, विसर्ग। निसंदेह, दुस्साहस। यदि विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ए के बाद में, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो तो किसका लोप हो जाएगा, विसर्ग का। जैसे अतः प्लस में ए, यहाँ पे ए आ नहीं है, आगे ए है, तो यहाँ पे जो ये विसर्ग का लोप हो गया अतएव। हिंदी में अलग से विसर्ग संधि तो नहीं है, किंतु उसने संस्कृत के दो विसर्ग संधि रूपों को संस्कृत से भिन्न रूप में ही अपनाया है। अलग से विसर्ग संधि नहीं है, किंतु उसने संस्कृत के दो विसर्ग संधि शब्दों को संस्कृत से भिन्न रूप में अपनाया है। जैसे अंत प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पुनः प्लस में रचना, पुनर्रचना। लेकिन हिंदी में क्या है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय है। पुनः रचना, यहाँ पे पुनर्रचना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप इसमें से जो दूसरे वर्ड है इनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो मैं एक बार आपको फिर से बोलती हूँ कि आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से समझना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।